वन स्टार्ट। देखिए, आज की जो क्लास होने वाली है वो पीछे के फंडामेंटल्स पर होने वाली है। यदि पीछे के फंडामेंटल्स आपके क्लियर है तो काम बहुत आसान है। आज का बहुत आसान काम है, ठीक है, हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते। इस और वो पीछे का फंडामेंटल मैंने आज वीडियो भेजी है। आज वीडियो भेजी थी ना कि आप उसे एक बार रिवाइज कर लेना उसको। जब मैंने वर्क एनर्जी पावर में कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी समझाया था, आज उस चीज की फिर से जरूरत पड़ेगी। एक्चुअली वो तो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जैसे आप चलते फिरते हनुमान चालीसा पढ़ लेते हो ना, यदि हनुमान जी के भक्त हो तो हनुमान जी के भक्त हो तो आप चलते फिरते हनुमान चालीसा पढ़ लेते हो, है नहीं? वैसे ही आपको पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट या तो रट जाना चाहिए, नहीं तो उसे चलते फिरते पढ़ते रहो जब तक रट नहीं जाए, क्योंकि वो आपके आगे काम में आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है, नहीं छोड़ने वाली। और क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट ही इतना ब्रॉड है, इतना वाइड है, इतना तो काइनेटिक एनर्जी का तो सिर्फ हाफ mv स्क्वायर, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में वैरायटी आती है। वैरायटी भले ही आती रहो, लेकिन यदि आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो आपको कोई पोटेंशियल एनर्जी में घबराने की जरूरत नहीं है। एक वो दिन था, याद है ना आपको? थोड़ा सा तो मैं रिवाइज कराऊंगा। जब मैंने पूछा था पहली बार कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो छूटते ही आपने बोला था mgh, कि सर पोटेंशियल एनर्जी का मतलब mgh। हम में से कितने लोग आज इस बात को एग्री करते हैं कि हाँ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh ही होता है? कितने लोग मेरी इस बात से सहमत है कि हाँ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है? कितने लोग? आई थिंक यदि आप पढ़ने वाले हो तो आप सब मना, हाँ बिल्कुल ठीक ठीक ठीक। सर ये कोई जरूरी नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी हर सिचुएशन में mgh हो। ये कोई mdh का मसाला नहीं है कि mdh असली मसाले mdh। तो पोटेंशियल एनर्जी, हाँ पोटेंशियल एनर्जी का मतलब mgh असली पोटेंशियल एनर्जी mgh नहीं। निकिता ने ठीक टाइप किया, सर इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड कंडीशन एंड सिनेरियो। ठीक है, किसी परिस्थिति में mgh हो सकती है तो, पर किसी परिस्थिति में हाफ के एच स्क्वायर भी तो हो सकती है। इसी 12th में आपने पढ़ा है हाफ के एच स्क्वायर भी। ये आपकी बचपन से दोस्ती होगी, इसलिए आपके दिमाग में सेट हो गया था, आपके दिमाग में सेट हो गया था mgh, क्योंकि पहली बार पढ़ा था इसमें, तो आपको लगा पोटेंशियल एनर्जी का मतलब mgh। जैसे नूडल सब भूल गए, सब बोलते मैगी, अब ये एक मैगी का पैकेट दे दो, उस ब्रांड को याद करने लगे, जबकि वो जो चीज अंदर नूडल्स निकलता है। तो आ जाइए, आज फिर से पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा और बार बार आएगा। तो एक बार थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी रिवाइज कराता हूं कि एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसी सिचुएशन, कभी कभी सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन की वजह से भी एनर्जी, तो उतना तो डिटेल में नहीं मैं पढ़ाऊंगा, उस डिटेल के लिए मैंने वीडियो भेज दी है। जब हम धनुष, ये रहा धनुष, एरो रखा हुआ है, सिर्फ रखा हुआ है सजा के, लेकिन यदि मैं इसको खींच दूं तो क्या लगता है सिस्टम एनर्जेटिक हो गया, नहीं हो गया? बोलो, हो गया ना एनर्जेटिक। और पकड़ रखा है मैंने भी, पकड़ रखा है, छोड़ा नहीं है। तो क्या बताइए, इन दोनों की स्टेट में कोई अंतर नहीं है क्या? इन दोनों की स्टेट ऑफ एनर्जी में अंतर है ही नहीं है, ये एनर्जेटिक हो चुका। भले ही इसमें इस समय काइनेटिक एनर्जी नहीं है क्योंकि एरो पकड़ रखा है, नहीं आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाया कि आप बोलने लग जाओ इसमें हीट एनर्जी है। समझ में आ गया? लेकिन कुछ तो है, कुछ तो है जो इसमें एनर्जी आ गई, उसी कुछ का नाम ही तो पोटेंशियल एनर्जी है। समझ में आ गया? तो हम बोलेंगे इसमें पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और इसमें कुछ है। आपने देखा था, यदि ये कोई ब्लॉक है यहां रखा हुआ है, फिर इसको हमने ऊपर उठा दिया, ऊपर उठा दिया तो पकड़ना पड़ेगा आपको, पकड़ना पड़ेगा आपको। नहीं तो ये फड़फड़ाएगा, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, और आपके छोड़ते ये भगने लगेगा। तो आप क्या बोलोगे, यहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, यहां जीरो तो नहीं है, नहीं है जीरो, यहां नहीं है पोटेंशियल एनर्जी। इसे U1 लिख देता हूं, इसे U2। स्प्रिंग वाली भी पढ़ी थी आपने, स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग। यदि ये स्प्रिंग है ना, मैंने इसे खींचा ना इसे दबाया, लेकिन यदि मैं इसको दबा देता हूं या खींच, चलो दबा देता हूं, तो बताना ये स्प्रिंग फड़फड़ाहट करने लगी कि नहीं? अब बताना कुछ तो है इसमें एनर्जी, ज्वालामुखी की तरह फटने वाला है बस ये, ठीक है, फटने वाला है ये बस, आप हाथ छोड़ दो भग जाएगा ये। तो इसका मतलब क्या इसकी हीट बढ़ा दी आपने? क्या इसमें कोई केमिकल डाल के केमिकल एनर्जी क्रिएट कर दी, इलेक्ट्रिसिटी भर दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई? नहीं, आपने इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया, इसके अंदर फड़फड़ाहट पैदा कर दी। दिस फड़फड़ाहट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। छोड़ो मुझे, हम बोलेंगे यहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, यहां जीरो नहीं है। ये दो तो आपने 11th में ही पढ़ लिए, यहां जीरो नहीं है, यहां जीरो है या जीरो नहीं है। हमें यह भी पता है कितनी है mgh,
यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो नहीं है, हमें ये भी बताइए आपके एक्स स्क्वायर है। आज ऐसे ही एक टॉपिक आ रहा है फिर से, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसके लिए मैं ये सब रिवाइज करा रहा हूं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, आलसी बने में लिख दिया शॉर्ट में, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चलिए आज भी फंडामेंटल वही होंगे। अच्छा इन सब में एक एग्जांपल ये 3 एग्जांपल दिखाए मैंने पोटेंशियल एनर्जी के। पता है पोटेंशियल एनर्जी को पहचानना एक और क्लू रिवाइज करा रहा हूं, आसान है। यदि आपने किसी सिस्टम को छोड़ दो, आप अपने से एक्सटर्नल फोर्स हटा दो, आपने जो रोक रखा है, तो यदि वो सिस्टम आपके एक्सटर्नल फोर्स हटाने के बाद काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता हुआ दिख जाए, जैसे एक बार बताइए ये ब्लॉक यहां रखा हुआ है, ठीक है, मैंने इसे जबरदस्ती पकड़ रखा है, फिर भी हाथ हटाऊंगा तब भी यही रहेगा। देखो ये डस्टर है, ये छोटा सा नन्हा सा, मैंने इसे पकड़ रखा है जबरदस्ती, हाथ हटा लिया तब भी यही है, इसमें काइनेटिक एनर्जी तो नहीं आई ना। लेकिन सपोज करो डस्टर ये यहां रखा हुआ है, अब मैंने हाथ छोड़ा तो काइनेटिक एनर्जी आई। तो यदि आपके हाथ छोड़ने के बाद काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो रही है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी आने से पहले, फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आने से पहले उसमें पोटेंशियल एनर्जी थी। जैसे मैं यहां से हाथ छोड़ूंगा तो बताइए काइनेटिक एनर्जी अपीयर होगी कि नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी कि नहीं आएगी। इसका मतलब अब जादू से थोड़ी नहीं आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। तो इसका मतलब पहले पोटेंशियल एनर्जी थी जो काइनेटिक एनर्जी में बदल गई। यहां से मैं हाथ छोड़ूंगा तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां से हाथ छोड़ूंगा तो ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और ध्यान रखना काइनेटिक एनर्जी कम होगी और पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। जैसे ही मैं हाथ छोड़ूंगा, इस समय काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी भरी पड़ी है। और जैसे ही हाथ छोड़ूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी, इस वाले सीन में जब हाथ छोड़ूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। यहां से हाथ छोड़ूंगा तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी घटने लग जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लग जाएगी। यहां से हाथ छोड़ूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटने लग जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लग जाएगी, लेकिन सम दोनों का कांस्टेंट रहेगा, P + A = 0। होपफुली थोड़ा थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी की नई बातें जो मैं बता रहा हूं कि कैसे पहचानते पोटेंशियल एनर्जी। और एक और चीज, फिर यदि पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, ये तो आपने पढ़ा ही है। तो एक्चुअली दुनिया में कोई भी एनर्जी लाइक पोटेंशियल एनर्जी, याद करो मैं क्या डायलॉग बोलने वाला हूं, एक ही बोलता हूं। पोटेंशियल एनर्जी हर एनर्जी की तरह वर्क के पास जाती है भीख मांगने, फॉर्मूला दे दे, याद है नहीं है मेरा डायलॉग, फॉर्मूला दे दे। हाँ हर्ष ने लिख दिया, हाँ भूमिका ने भी लिख दिया कि एक ही तरीका है पोटेंशियल एनर्जी। जब आपको मैथमेटिक्स, देखो सुनने में थ्योरी तो मजा आता है, यदि फिजिक्स में सिर्फ थ्योरी हो ना तो फिजिक्स तो और मजेदार हो जाए, सबको समझ में आ जाए। सीरियसली बताता हूँ, फिजिक्स में सिर्फ थ्योरी हो तो इस दुनिया में एक सिंगल बंदा नहीं है जिसको फिजिक्स ना समझा पाऊं मैं, या कोई भी समझा देगा। प्रॉब्लम आती है कि उसमें मैथ भी जुड़ गई, क्योंकि मैथ उसको और एक्यूरेट बनाती है, मैथ उससे एक्यूरेसी जनरेट करती है, फिर मैथ हर किसी के बस की बात नहीं है, फिर फिजिक्स वहां कठिन होती है। फिजिक्स के फिनोमिना तो बड़े इंटरेस्टिंग है, पता ना ग्रेविटेशन लॉ तो सिर्फ इतना है, 2 मास बॉडी एक दूसरे को खींचती है, खत्म कहानी हो गई, थ्योरी खत्म, बिंदास है। अब इसमें है क्या फिजिक्स नहीं, अब इसमें मैथ जनरेट होती है कि वो फोर्स Gm1m2/r² है, वो रॉकेट वाला सवाल की अर्थ से इधर फेंक रहे हैं, सन से इधर, अरे कैलकुलेशन नहीं होगी तो यहां से तुमने एक बार बताओ, यदि कैलकुलेशन नहीं होती तो साइंटिस्ट यहां से इसरो से वो जो मून पे भेजा था वो कैसे गलत हो गया, फिर कितना दुख हुआ है ना, सबको दुख हुआ इंडिया में कि भाई कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई, चिन्नी सी कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई तो वहां मून पे नहीं हम लैंड कर पाए। तुक्के में होता तो सब हो जाता ना, फिर तुक्के में तो यही। तो चलिए, तो आइए अब मैथमेटिक्स की ओर कदम बढ़ाते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला दे दे वर्क के पास भीख मांगने जाती है। और एक्चुअली लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के केस में याद करो थोड़ा प्रॉपर होता है, प्रॉपर यदि और अच्छे से एक्यूरेसी, डेल्टा U = W। लेकिन इसमें हर चीज समझनी है, जब भी हम किसी सिस्टम में वर्क करते हैं, अभी आऊंगा मैं और एक्यूरेसी पे आऊंगा, जब भी किसी सिस्टम पे वर्क करेंगे तभी तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। मैं रिवाइज करा रहा हूं बेटा, अभी तो मेन टॉपिक पे आया ही नहीं हूं। जब आप किसी सिस्टम में उंगली करोगे, ये इसको उंगली बोल सकते हो, उंगली करोगे, वर्क करोगे, तब उसमें पोटेंशियल एनर्जी कमाई जाती है, चेंज होती है। पता नहीं ये ब्लॉक क्या अपने ऊपर चला गया, नहीं, आपने वर्क किया तब पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई। ये क्या यहां से यहां जादू से आ गया, आम पर स्वाहा, स्प्रिंग दब जा, ऐसे मंत्र पढ़ के नहीं ना, आपने उसमें उंगली की होगी, वर्क किया होगा, तभी तो ये हो गया। तो जब भी आप वर्क डन करते हो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है।
धनुष की आपने आप खींच गया, आपने वर्क डन किया ना। लेकिन अब इस वर्क में क्लियर कट है, हर वर्क आपके द्वारा किया गया हर वर्क थोड़ी नहीं पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। समझ में आया? अब मैंने अलमारी खिसका दी करके ची फ्रिक्शन के अगेंस्ट, तो मैंने जो अलमारी खिसकाई है वर्क तो किया ना मैंने, ठीक है ना, वर्क तो किया, लेकिन वहां थोड़ी नहीं पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो पाई। तो हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर वर्क पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता। जब जब आप वर्क अगेंस्ट वर्क डन, और क्लियर करता हूं, बाई एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, याद आ रहा है कुछ नहीं? अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। ये देखो, यानी पहली बात तो ये कि पोटेंशियल एनर्जी जब जब आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करोगे, जब जब आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करोगे, क्या बोल रहा हूं मैं, कभी कभी भूला हो जाता है, हाँ, जब जब आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट करोगे तभी आप पोटेंशियल एनर्जी कमा पाओगे, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट। जैसे कि जब मैं इसे उठा रहा था तो मीनवाइल देखना, ब्लॉक जब बीच में था तो ग्रेविटेशन फोर्स तो नीचे लग रही थी एमजी, और आपको एक्सटर्नल फोर्स ऊपर लगानी पड़ रही थी। तो बताइए, आप अगेंस्ट कर रहे हो ना, आपने अगेंस्ट उठाया है ना, एमजी नीचे थी जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है, यही तो कंजर्वेटिव फोर्स थी। कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स के जब आप अगेंस्ट करते हो, यानी इसने जो वर्क किया वो पोटेंशियल एनर्जी, इसे यूज कर लेना। इस फोर्स ने जो वर्क किया, इस वाली फोर्स ने जो वर्क किया, ऐसे यहां पर आपने यहां एक्सटर्नल फोर्स लगाई, ये एफ एक्सटर्नल, बताना ऐसी तो लगाई होगी तभी तो दबाए। तो यहां पर स्प्रिंग फोर्स एक्टिवेट हुई होगी यूं करके, इसे एफ लिख देता हूं, एफ आर ई एस टी, एफ रिस्टोरिंग। तो आपने देखा रिस्टोरिंग फोर्स इधर थी, स्प्रिंग तो यूं चाहती कि मैं इसे खोल दूं इसको, लेकिन आपने जबरदस्ती अगेंस्ट। तो ध्यान रखना, फंडामेंटल तो ये होते हैं, जब जब आप पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करोगे तो इसको ऐसे लिख देना। लेकिन आज एक बात और ऐड कर रहा हूं, और क्योंकि मैं जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, मेरे तो यार मैं अपनी तारीफ कर देता हूँ, कुछ जगह फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग है, कुछ जगह ढीले भी है, ऐसी बात नहीं है, मैं कोई भगवान थोड़ी नहीं हूँ, कुछ जगह फंडामेंटल मेरे। तो ये जो टॉपिक है वो अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से डिफाइन है। आप फलानी बुक को पढ़ोगे तो अलग तरीके से डिफाइन है, दिखाने तरीके से पढ़ोगे ये। आप बिलीव मी, मैं अपने फंडामेंटल चेंज नहीं कर रहा हूं, मैंने जो आपके बेसिक्स पढ़ाए थे यही तो पढ़ाए है ना पास में, मैंने इसी के थ्रू पढ़ाऊंगा और वही रिजल्ट लेके आऊंगा जो बाकी सारी बुक्स लेके आती है। ठीक है, तो टेंशन मत लेना। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी मैंने बहुत चुल भी बताई थी पास में, बहुत चुल भी होती है, ठीक है। तो फिलहाल इस डेल्टा यू को एक और तरीके से लिख सकते हैं, इस डेल्टा यू को द नेगेटिव ऑफ वर्क डन, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इटसेल्फ, बाई कंजर्वेटिव फोर्स। मेरी बात सुनना, मैंने क्या लिख दिया, इसका वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना और डेल्टा यू लगा लो कि ऊपर और ये वाला, ये इसने कितना वर्क डन किया है ये, तो ये फॉर्मूला लगाना। लेकिन आप यदि इसका वर्क डन कैलकुलेट करोगे, इसका, तो फिर ये वाली फिजिक्स लगाना, ये वाली। इससे और इससे सेम आंसर आते हैं। ये वाली बात मैंने पास में भले ही नहीं बताई, आज बता देता हूं, अपनी पोटेंशियल एनर्जी के नोट्स में ऐड कर लेना, इससे और इससे दोनों से सेम आंसर आ जाते हैं। और थोड़ा थोड़ा फील भी आ रहा होगा कि हाँ यार, है ना, थोड़ा थोड़ा फील भी आ रहा होगा। इस यदि आप ये वाला वर्क डन कैलकुलेट करते हो तो ये फिजिक्स यूज करना, लेकिन आप यदि ये वाला वर्क डन कैलकुलेट करते हो, खुद कंजर्वेटिव फोर्स ने कितना वर्क डन किया, अच्छा ये तो आप जानते हो ना, जब मैंने एक दिन वर्क डन का सवाल कराया था, तो जब हम किसी ब्लॉक को ऊपर उठाते हैं तो बहुत सारी फोर्सेस इन्वॉल्व हो सकती है। एक दिन ध्यान करो, वर्क एनर्जी पावर का सवाल, ये ब्लॉक ऐसे जा रहा था, अप्लाइड फोर्स ऐसे थी, साला फ्रिक्शन इधर था, एफ के, एमजी इधर था, नॉर्मल रिएक्शन इधर था, चारों का वर्क डन पूछ लिया था, बॉडी एक ही थी। तो इस समय इस पर यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। इसमें यह भी पूछा जा सकता है व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो या तो इस फिजिक्स को इस्तेमाल करिए या इस फिजिक्स को इस्तेमाल करिए। मोस्ट ऑफ द बुक में ये फिजिक्स को इस्तेमाल करके ये डेरिवेशन किया है। मैंने पिछले जो दो डेरिवेशन कराए थे, जब ये आया था और ये आया था, तो ध्यान करो, मैंने यही वाला तो कराया था, यही वाला तो रिजल्ट यूज किया था। तो मैं एक काम करने वाला हूं आज,
मैं ऐसे भी रिजल्ट निकाल के दिखाऊंगा और ऐसे भी दिखा दूंगा ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। मैं ऐसे भी दिखाऊंगा जो मैंने पास्ट में कराया और ऐसे भी जो मोस्ट ऑफ द बुक में यूज हो रहा है। अच्छा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों ये भी मैं बता दूं, ये मैं अच्छे बच्चों को सके ये और ये बराबर क्यों आते हैं, क्योंकि तुम्हें एक चीज पता है ना कि कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन इन क्लोज पाथ, जल्दी बताइए पूरा करो सेंटेंस, वर्क डन इन क्लोज पाथ, वर्क डन इन क्लोज पाथ जीरो आता है ना, बिल्कुल ठीक दिया, सबसे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में दिया जीत गई। वर्क डन इन क्लोज पाथ तो बताना, सिंस वर्क डन इन क्लोज पाथ, क्लोज पाथ, चलो रहने दो इसको, रहने दो, छोड़ो, फिर बसड़ हो जाएगी, थोड़ा लंबा जाना पड़ेगा, ये आज की क्लास थोड़ी लंबी भी हो सकती है, मात्र एक टॉपिक समझाने के लिए। तो याद रखना मैं इस तरीके से भी डेरिवेशन कराऊंगा और ऐसे भी करा दूंगा ताकि आप, क्योंकि कभी कभी स्कूल के टीचर के अकॉर्डिंग करते हो तब जाके नंबर मिलते हैं आपको। यार मैं आपको एक बात बताता हूँ, पास की बताता हूँ, जब मैं अपनी ग्रोइंग स्टेज पे था, कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया था, भगवान की कृपा से मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट, मुझे कभी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, शायद मेरे हाथ में चौक की ताकत है, जो भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, मेरे पढ़ाने की स्ट्रेस ही मेरे में स्ट्रेंथ बनने लगी। और जब मेरी बनने लगी स्ट्रेंथ तो स्कूल के टीचर चुल करने लगे, मेरे पढ़ाए हुए को काटने लगे, इतना फ्रस्ट्रेट हो गए आप बिलीव नहीं करोगे। यदि मैंने एक बार की बात है, डायपोल 12th में टॉपिक होता है, मैंने डायपोल को इस तरीके से पढ़ाया कि बेटा एक चार्ज प्लस माइनस क्यू होते हैं, और मैंने कहा इसकी डिस्टेंस 2l और p इक्वल टू क्यू इंटू 2l, मैंने पढ़ाया, बिलीव मी टीचर ने ये काट दिया बच्चे का मेरे पढ़ाए हुआ। उसका कहना लॉजिक सुनोगे कि नहीं मैंने तो q इंटू 2a पढ़ाया था, ये सही है, ये q इंटू 2a पढ़ाया था, मेरा ये काट दिया और ये उसका सही था। अब आप स्टैंडर्ड देख सकते हो है ना। ये मैंने उस बच्चे से बोला कि यदि तुझे लगता है, तू अपने दिल से बता कि यदि तुझे ये लगता है कि ये गलत है और ये ही सही है तो तुझे आज अभी ट्यूशन छोड़ देना चाहिए, मुझसे अभी छोड़ देना चाहिए। यदि तुझे लगता है तो तेरे दिल, तेरी आत्मा क्या कहती है, तेरी आत्मा है, तुझे लगता है कि ठीक है मैं मानता हूं हो सकता है कभी गलती से कोई टॉपिक गलत होगा, लेकिन ये चीज गलत हो सकती है। ठीक, मैं नाम नहीं लूंगा उन टीचर का, ठीक है, ओके, ये उस समय की बात थी जब मुझे रोकने की कोशिश की गई थी, ठीक है, ओके चलिए फिलहाल इसको ध्यान रखिएगा। ये अब आज पोटेंशियल एनर्जी, और ये तो जानते हो डेल्टा यू का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा एक चीज और, यार बड़ा लंबा नाम लिखना पड़ रहा है मुझे बार बार, तो मैं इसको ना इतना लंबा ना लिख के मैं आज की क्लास में W1 लिख दूं, है ना, W1, या ऐसे लिख देता हूं ई एक्सटर्नल, वर्क डन बाई एक्सटर्नल, खाली ई एक्स, और इतना लंबा नाम में लिखने की बजाय इसको लिख दूंगा मैं माइनस वर्क डन, क्या लिखूं, कंजर्वेटिव। ये हमारे आपके बीच की कोड रहेगी, फिर भी काफी लिखने से तो बच जाऊंगा मैं भले ही आगे आलसी बने में वर्क एक्सटर्नल लिखूं जिसका लिटरली कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंग तो ये है, लेकिन आप प्लीज मुझे इतनी छूट दे दो आज कि इसका मतलब है वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, ओके। चलिए हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन आइए उस टॉपिक से पहले एक छोटा सा लल्लू सा टॉपिक खत्म करते हैं। टॉपिक क्या है वो, एक वर्ड है ग्रेविटेशनल फील्ड। मैं कभी कभी शॉर्ट में पता है क्यों लिखता हूँ यार, ये स्पेलिंग गड़बड़ करवा देती है मेरी, इस स्पेलिंग में कभी कभी डाउट आ जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ इस बोर्ड पर लिखी हुई कभी कभी कुछ स्पेलिंग हो सकता है काल्पनिक भी हो सकता है इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध ना हो, ठीक है, कभी आई इधर उधर फंस जाते हैं मेरे, तो मैं ग्रेविटेशनल फील्ड लिख के ये मेरा तरीका होता है, डॉट मार दो, ठीक है, तुम तो बच गए। और तुम्हें पता है मेरी इंग्लिश, थोड़ा मेरा हाथ तंग है इंग्लिश में, तो ग्रेविटेशनल फील्ड, पहले इस फील्ड को समझते हैं। हाँ ग्रेविटेशनल फील्ड, और तैयार हो जाइए 12th में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने के लिए पढ़ना है। अच्छा एक और चीज, ग्रेविटेशनल टॉपिक तो आप जम के पढ़िए, क्योंकि इस टॉपिक के साथ 12th में एक टॉपिक फ्री मिलेंगे आपको, तब तेल के साथ कंघी फ्री मिलती है तो कितना मजा आता है ना। तो इस टॉपिक के संग 12th में पहला ही चैप्टर आपको काफी कुछ फ्री मिलने वाला है वहां, फ्री फ्री फ्री, ठीक है, तो ढंग से पढ़ना ग्रेविटेशन फील्ड, क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वहां सिर्फ केवल शकल चेंज हो जाएगी, है नहीं, थोड़े से, है नहीं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड 12th में आने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड, टेंशन मतलब 10th में आप पढ़ चुके हो मैग्नेटिक फील्ड,
10th में पढ़ चुके हो, है कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड। तो वही चीज है। तो देखिए, एक मिनट, जैसे एक अगरबत्ती आप जब जलाते हो, एक अगरबत्ती जब जलाते हो तो अपने चारों ओर एक खुशबू फैला लेती है। तो आप बोलते हो ठीक है ना, और उस खुशबू के उस अपने चारों ओर खुशबू फैला ली। अब उस रेंज में यदि कोई आएगा, सूंघ के बताएगा कि हाँ मैं अगरबत्ती के फील्ड में आ चुका हूं, है ना। जब आप एक अगरबत्ती जलाते हो, ठीक है, तो जब उस रेंज में कोई भी आएगा, ये ठीक है, ये रही अगरबत्ती, ये धुआं निकल रहा है उसका, ठीक है। तो अब इस भले ही धुआं निकल रहा है लेकिन धुआं फैल तो रहा है ना धीमे धीमे। तो इस रेंज में जो भी आएगा वो खुशबू से ही पहचान जाएगा, भले ही उसे अगरबत्ती दिखे या ना दिखे, एक और चीज उसे। अब मैंने सपोज करो परफ्यूम मार दिया, परफ्यूम कोई दिखता थोड़ी नहीं है, ठीक है। तो अब मेरे रेंज में जो भी आएगा आसपास, उसे खुशबू तो सुंघाई देगी ना, सुंघाई सूंघ तो सकता ही है ना वो खुशबू तो। अच्छा, मैं यदि किसी कोने में दौड़ जाऊं, मैं दिखूं या ना दिखूं, मैं, ठीक है, या आदमी अंधा हो, सपोज करो एक अंधा हो, समझ में आ गया, तो क्या उसको खुशबू सुनाई नहीं देगी, उसे तो पहचान में आ गया ना मैं किसी खुशबू के फील्ड में आ चुका हूं, है ना। तो वही चीज, तो जैसे अगरबत्ती अपने चारों ओर एक एटमॉस्फेयर बना लेती है, जिस एटमॉस्फेयर में यदि कोई आएगा तो वो पहचान जाएगा कि मैं अगरबत्ती की फील्ड में आ जाऊं, लेकिन कौन बताएगा उसे, नाक। आइए, जैसे सपोज करो किसी जून की चिलचिलाती गर्मी है, आप किसी शॉपिंग मॉल में घुस गए ठंडक के लिए। जैसे ही आप उस शॉपिंग मॉल का गेट खोलते हो, है ना, गेट खोलते ही आप उस ठंडक में घुसते हो, आप उस मॉल के एसी चलते हुए दिखे या ना दिखे आपको, कौन से कोने में एसी चल रहा हो वो देखने की जरूरत नहीं, लेकिन उस मॉल में या दुकान में घुसते ही आप पहचान जाते हो, फील आ जाता है कि आप एसी के फील्ड में आ चुके हो। क्या आप भी सूंघ के बताया आपने, हाँ यार एसी का फील्ड आ चुका, नहीं, इस बार आपकी स्किन ने बताया। इस बार सेंस करने वाला कौन, पिछली बार नाक ने सेंस किया, इस बार आपकी स्किन ने सेंस किया, टेम्परेचर को सेंस कर दिया कि हम एसी के फील्ड में आ चुके, है ना। इनको बोलते हैं सेंसर, और फिजिक्स की लैंग्वेज में इन्हें बोलते हैं टेस्टर। टेस्टर, टेस्ट करने वाला। जैसे वो उंगली वो टेस्टर डालते हो ना प्लग में, उसकी बत्ती जल जाती है कि हाँ करंट आ रही है नहीं आ रही, टेस्टर देखा है ना बिजली वाला रखता है, उसमें प्लग में डाल के एक लाल सी बत्ती जल जाती है, डन। टेस्टर, टेस्ट करने वाला की फील्ड की प्रेजेंस है कि नहीं। तो एक ने, हमने नाक ने बताया अगरबत्ती को, नाक ने बताया कि हम अगरबत्ती की फील्ड में, एसी के फील्ड को देखने के लिए स्किन। आइए फिजिक्स से कनेक्ट करते हैं। मान लो ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, तो इसके चारों ओर एक फील्ड बन गया होगा, उस फील्ड का नाम हमने नाम रख दिया मैग्नेटिक, ठीक है ना। जैसे शहर के नाम रख जाते हैं नहीं कि हम ये, चलिए ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, मैग्नेट है, इसके चारों ओर एक रेंज बन गई, हमने उसका नाम रख दिया मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अब इसको सूंघेगा कौन, मैं नाक से हूं, हाँ सर बहुत जोर की खुशबू आ रही है मैग्नेट की, सर बहुत, या सर ठंड लग रही है, मैग्नेट कम करो रिमोट से, है। अब कौन बताएगा, बुद्धि लगाइए, बताइए अब मुझे कैसे, अब लाइक मैग्नेट लाइक एसी की कूलिंग दिखेगा तो है नहीं ना हमें, मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा तो नहीं ना, जैसे खुशबू नहीं दिख रही थी, फील कैसे करें, नाक से नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या, अब टेस्टर कौन आएगा, अब टेस्टर लगा देंगे, वो वाला टेस्टर बिजली वाला, बत्ती जल जाएगी यहाँ पे टंग, नहीं, अब कोई दूसरी मैग्नेट, कोई दूसरी मैग्नेटिक फील्ड को महसूस करने के लिए कोई दूसरी मैग्नेट ही आ सकती है। अच्छा हर्ष कह रहे हैं आयरन, 12th में बताऊंगा, आयरन भी मैग्नेटाइज हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड में आके, तब काम करता है, ध्यान रखना है। नहीं तो मैग्नेट के फील्ड को सूंघने के लिए कोई दूसरी मैग्नेट ही आनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड को सूंघने के लिए कोई दूसरी मैग्नेट चाहिए मुझे। होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा होगा ना। अब लेकिन इसमें भी एक कलेश है, चलो इस अगरबत्ती को हटाते हैं। अच्छा एक चार्ज है, सपोज करो ये चार्ज है, फिर मैं मास पे भी आऊंगा, ये चार्ज है ना, ये ऐसे करके कोई चार्ज बॉडी है, इसने भी चारों ओर एक खुशबू फैला दी होगी, हम उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेट के चारों ओर को मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज के चारों ओर के फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड, अगरबत्ती के चारों ओर को अगरबत्ती का फील्ड, ठीक। अब इसके चारों ओर भी एक एटमॉस्फेयर बन गया होगा जहां इसकी खुशबू फैल रही होगी, हालांकि खुशबू बोल रहा हूं समझाने के लिए। अब बताइए इसकी खुशबू कौन सूंघ पाएगा, नाक तो नहीं सूंघ पाएगी, हाँ सर चार्ज की बहुत जोर की खुशबू आ रही है, ओ सर ठंड लग रही है, बताइए अब इस इफेक्ट को कौन फील कर पाएगा, टेस्टर बत्ती बिजली वाले यहां लगाते हैं, कौन फील कर पाएगा, यहां रखनी है, यहां पता करना है यहां खुशबू है कि नहीं। कोई दूसरा चार्ज, कोई दूसरा चार्ज
समझ गए? भूमिका, दोनों भूमिका ने आंसर दिया, लेकिन नेगेटिव होना जरूरी नहीं है। भूमिका टू कोई दूसरा चार्ज फील करो, यदि मैं कोई दूसरा चार्ज लाऊंगा, पॉजिटिव लाऊंगा, तो वो उधर धक्का खा रहा होगा। सपोज करो मैंने ऐसे दुबका लिया है, बस हाथ से दुबका लिया, बस थोड़ा इफेक्ट तो इसका है। अब मैंने यहां रख दिया पॉजिटिव चार्ज, तो कह रहा होगा मुझे धक्का कौन दे रहा है? धक्का कौन दे रहा है? ये दे रहा है धक्का। तो इसके फील्ड की वजह से तो ये धक्का खा रहा है, और ये नेगेटिव हुआ तो इसके फील्ड की वजह से अट्रैक्शन खा रहा होगा। अब मेरे ख्याल से देखो, मेरे तो इस फील्ड को, चार्ज का फील्ड सूंघने के लिए कोई दूसरा चार्ज चाहिए, मैग्नेट का फील्ड सूंघने के लिए कोई दूसरा मैग्नेट चाहिए। तो बताइए, आज मैं ग्रेविटेशनल फील्ड, यदि कोई ये मास बॉडी है, ये कोई मास है, तो बताइए इसका फील्ड सूंघने के लिए क्या चाहिए? होप कि अब आंसर आएगा, होप की आंसर आना चाहिए कि इसका फील्ड सूंघना है, कोई दूसरा मास चाहिए। वेरी गुड, दिया फिर से फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में जीत गई। फिर हर्ष भी पीछे पीछे, भूमिका टू भी ठीक, शुभम बिल्कुल ठीक, अनदर मास, यानी बिल्कुल ठीक। मैग्नेट का फील्ड सूंघने के लिए कोई दूसरी मैग्नेट चाहिए, चार्ज का फील्ड सूंघने के लिए कोई दूसरा चार्ज चाहिए, वही बता पाएगा। ठीक है, तो मास का फील्ड सूंघने के लिए कोई दूसरा मास चाहिए, तो इसे तो बोलेंगे हम सोर्स मास, और इसे बोलेंगे टेस्ट मास। मतलब जो उस फील्ड को क्रिएट करेगा उसे सोर्स बोलेंगे। सोर्स अगरबत्ती, सोर्स एसी, सोर्स मैग्नेट, सोर्स चार्ज, जो उस फील्ड को क्रिएट कर रहा है और जो उस फील्ड को सूंघ रहा है उसको बोलेंगे टेस्ट मास, यानी इसे बोलेंगे सोर्स मास और इसे बोलेंगे टेस्ट मास। और जब मैं आगे फिजिक्स में पढ़ाऊंगा, यदि मैं इसे कैपिटल एम बोल चुका हूं तो या तो इसे एम डैश बोल दो, या इसे कैपिटल एम इसे स्मॉल एम लिख दो। कुछ बुक्स में इसमें एम नॉट लिख देते हैं। तमाम सिंबल है मशीन दोनों को, क्योंकि जरूरी थोड़ी नहीं दोनों एक जैसे हो। ठीक है, तो मैं इसे स्मॉल एम लिख दूंगा, इसे कैपिटल एम लिख दूंगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन, इट इज अ स्पेस। स्पेस का मतलब होता है आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ 3D। आई एम गोइंग टू, मतलब ये डेफिनेशन देने जा रहा हूं। इट इज अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन कैसे दोगे? इट इज अ स्पेस अराउंड अ सोर्स मैग्नेट वेयर अनदर, ये मान लो इसके चारों ओर का स्पेस, ठीक है, जहां कोई दूसरी मैग्नेट इसकी वजह से प्रभावित होती है। अगेन आई एम रिपीटिंग, मेरी इंग्लिश ज्यादा हैवी नहीं है, इसका फायदा मिलता है बच्चों को, क्योंकि सिंपल सादे शब्दों में इंग्लिश बोलता हूं। इट इज अ स्पेस, इस स्पेस को बोल रहा हूं, इट इज अ स्पेस अराउंड अ मैग्नेट कॉल्ड सोर्स मैग्नेट वेयर अनदर मैग्नेट कैन एक्सपीरियंस अ फोर्स। किसकी डेफिनेशन दी मैंने? मैग्नेटिक फील्ड की। स्पेस, अब बोर्ड पे 2D दिख रहा है, यदि ये कोई मैग्नेट है तो बोर्ड पे आपको केवल सर्किल दिख रहा है। अरे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर भी होगा, यहाँ ऊपर भी होगा, दाएं भी होगा, बाएं नीचे भी, और आगे भी होगा, पीछे भी होगा। समझ पा रहे हो, है ना? इसलिए वर्ड यूज करते हैं, इट इज अ स्पेस अराउंड अ सोर्स मैग्नेट वेयर अनदर मैग्नेट कैन एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स। तो अब हैंड टू हैंड चेंज कर दो डेफिनेशन, वर्डिंग। ग्रेविटेशन फील्ड, इट इज अ स्पेस अराउंड अ मास बॉडी, इट इज अ स्पेस अराउंड अ मास बॉडी वेयर अनदर मास कैन एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। यहां बेटा बस ग्रेविटेशन में एक चीज एडवांटेज है, केवल अट्रैक्शन होता है। यहां तो रिपल्सन भी हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है ना। तो बोलो, ग्रेविटेशन फील्ड की डेफिनेशन समझ में आई? डू यू पल्ले दिस डेफिनेशन? ग्रेविटेशन फील्ड, इट इज अ स्पेस अराउंड अ मास बॉडी वेयर अनदर मास कैन एक्सपीरियंस अ फोर्स। अब लेकिन एक चीज और है, ये मैं गोला सा क्या बना रहा हूं? ये गोला सा क्या बना रहा हूं? ये मैं इसकी रेंज बना रहा हूं। रेंज, रेंज, अब रेंज का मतलब भी जानना जरूरी है फिजिक्स में, क्योंकि एक वर्ड आपके फिजिक्स में एंट्री कर रहा है अभी बताऊंगा क्या। रेंज का मतलब, जैसे मैंने यहां अगरबत्ती जलाई, ये अगरबत्ती जल रही है, तो खुशबू यहां आ रही होगी, यहां आ रही होगी, यहां आ रही होगी। ऐसा तो नहीं है ना मेरी अगरबत्ती जलाने से आप खुशबू भी फील वहां पे भी आ रही हो? मोबाइल तोड़ के है, वो कह रही है ये सर है। अच्छा अच्छा, वो यूं कह रही है, अच्छा आप सही बोल रहे हैं। तो चलिए, ये यदि मैं अगरबत्ती जलाऊं तो खुशबू आपके पास तो नहीं आ सकती ना। तो इसका मतलब आप अगरबत्ती के फील्ड में नहीं हो। मान लो ये मैग्नेट है ना, मैग्नेट, और आप ठीक है ना, इसके चारों ओर फील्ड होगा नो डाउट, लेकिन आप दूसरी मैग्नेट वहां रख दो। सर आपने बताया था कि कोई दूसरी मैग्नेट फोर्स महसूस करेगी, एक मैग्नेट आपके पास है, तो ये उसे थोड़ी नहीं खींच लेगी। क्यों नहीं खींच पाएगी? क्योंकि वो जो मैग्नेट आपके हाथ में है वो इसकी रेंज से बाहर है। तो भगवान ने हर किसी को एक रेंज दी है ना, एक रेंज दी है। उस रेंज से बाहर की डिस्टेंस को इनफाइनाइट डिस्टेंस बोलते हैं। इस वर्ड की कह रहा था मैं, इस डिस्टेंस को इनफाइनाइट डिस्टेंस बोलना सीख जाओ। इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब फिजिक्स में होता है रेंज से बाहर। मतलब फिजिक्स में जैसे ये सपोज करो मैग्नेट है, ये दूसरी मैग्नेट है, मैंने जैसे ही हाथ छोड़ा, हट खींच लिया इसने, तो दोनों एक दूसरे की रेंज में। फिर थोड़ा सा मैंने दूर रखा,
दूर रखने पे क्या होगा, थोड़ी सी फोर्स वीक हो जाएगी, फिर जैसे मैंने हाथ हटाया फिर खींच लिया, खच, फोर्स वीक हो गई लेकिन खींच लिया, फिर थोड़ा और दूर रखा, अब क्या हो गया, थोड़ा और दूर रखा, अब क्या हुआ, सुनना, मैं ऐसे हिला रहा हूं तो ये हिल रही है, हिला रहा हूं, आजा, नहीं आ रही, ए आजा, नहीं आ रही, मतलब बंदर घुड़की होती है, बस हिल रही है ना, लेकिन इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, पहुंच रहा है, थोड़ा बहुत ही सही पहुंच रहा है, कुछ कुछ पहुंच रहा है, थोड़ी बहुत खुशबू पहुंच रही है, थोड़ा और दूर 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 दूर, फिर इतनी दूर रख दिया मैंने, है ना, इतनी दूर दोनों हाथ। अब यदि ये मैग्नेट इस मैग्नेट का कुछ नहीं कर पा रही, यदि ये मैग्नेट इस मैग्नेट का कुछ नहीं कर पा रही, तो इस बीच की डिस्टेंस को इनफाइनाइट डिस्टेंस बोलेंगे इस सिनारियो में, इस फॉर्मूले में। अब ये चलो मत करना सर, कहां सर, 2, सर ज्यादा ज्यादा 4 फुट होगी डिस्टेंस, आप बोलते हो 4 फुट, लेकिन इस फॉर्मूले में इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब रेंज से बाहर, इसका मतलब यह है कि इस मैग्नेट का दबदबा इस बाउंड्री तक है। यदि आपने कोई रैंडम मैग्नेट यहां रख दी तो इस मैग्नेट का असर इस पर, यहां पर तो होगा, लेकिन यदि आपने इसे उठा के यहां रख दिया, यहां रख दिया, तो इसका मतलब इसका प्रभाव यहां पे नहीं है। मतलब अब भारत के प्रधानमंत्री की भारत की सीमाओं तक तो चलेगी कि आज रात 8 बजे से डेड 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 बीप 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 बीप, है नहीं। अब ये थोड़ी नहीं कि मोदी जी यहाँ पे कुछ बात बोले और चाइना में भी उनकी बात मान ली जाए, तो एक रेंज होती है, तो इस मैग्नेट की एक रेंज होगी, तो रेंज से बाहर डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट। तो बताना इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, बताइए, सेम कॉपी पेस्ट चल रहा है बेटा, सेम कॉपी पेस्ट की फिजिक्स चल रही है, बताइए इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, बोलो, इनफाइनाइट बोलेंगे, रेंज से बाहर। बस होगा क्या, किसी की रेंज थोड़ी बड़ी होगी। अच्छा एक मिनट, आलू, आलू किस काम में आता है, खाने के अलावा अगरबत्ती घुसाने के काम में भी आता है ना, अगरबत्ती। तो सपोज करो एक आलू में अगरबत्ती जला दी, खुशबू है नहीं, फंसा दी, और अगरबत्ती ठूस दी, क्योंकि मेरे यहाँ तो कथा ऐसी होती है, स्टैंड मिलता ही नहीं टाइम पे, फिर आलू में घुसा के पंडित जी काम कर लेते हैं, ठीक है। तो बताना अब उस आलू के मंडल में कई सारी अगरबत्ती जला ली, तो थोड़ी रेंज बढ़ जाएगी, तो ये जो गोला है ऐसे ना बना के थोड़ा बड़ा बना लेंगे, और क्या है, और क्या, थोड़ा बड़ा बना लेंगे गोला, है ना, बड़ा बना लेंगे, तो बस ये, लेकिन रेंज कहीं ना कहीं सबकी कहीं ना कहीं तो खत्म होगी, कोई देश छोटा है तो कोई बड़ा है, कोई और बड़ा है, हर किसी की एक सीमाएं तो है ना। तो ध्यान रखना, इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब होता है कि इस बंदे का ग्रेविटेशनल फील्ड वहां तक नहीं जाएगा, यहां तक नहीं जाएगा, इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, यानी अर्थ की ग्रेविटी भी एक सीमा तक है, ठीक है ना, एक लिमिट तक है, उसके बाद अर्थ किसी को खींच नहीं पाएगी। ये चौक को तो इसने खींच लिया अर्थ ने, क्योंकि ग्रेविटी है, लेकिन हर दुनिया की हर बॉडी को थोड़ी नहीं खींच लेगी, क्योंकि मोस्टली जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की रेंज से बाहर भी है, नहीं खींच पाएगी। तो ये इनफाइनाइट वर्ड समझ में आया, ये सोर्स मास, ये टेस्ट मास, ये सोर्स मैग्नेट, ये टेस्ट मैग्नेट। अब एक चीज और सुन लो बस, ये जो टेस्टर होता है ना, ये शर्त है सोर्स से छोटा होना चाहिए, ये जो टेस्टर है ये सोर्स से छोटा होना चाहिए, छोटा नहीं, बहुत छोटा। मैग्नेट के फील्ड को कोई मैग्नेट ही सूंघ सकती है, मास बॉडी के ग्रेविटेशन फील्ड को कोई दूसरी मास बॉडी ही सूंघ सकती है, चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई दूसरा चार्ज ही सूंघ सकता है, मान लिया। लेकिन यदि तुम्हें इसके मैग्नेटिक फील्ड की ताकत को देखना है, इसके मैग्नेटिक फील्ड की ताकत क्या है, तो जिससे आप सूंघ रहे हो वो एज मच एज पॉसिबल जितना छोटा हो, जितना आपके पास पॉसिबिलिटी हो छोटा लेने की, उसको उतना छोटा लेना। इसीलिए हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को सूंघने के लिए कंपास निडल यूज करते हैं। कंपास निडल क्या है, मैग्नेट ही होती है सर, ग्रेविटेशन में सिर्फ मास और डिस्टेंस चाहिए होता है, जिसका मास होगा उसमें कुछ जी तो होगी। पता नहीं बेटा क्या सोचते हो, आई डोंट नो। तो पहले पूरा लेक्चर सुना करो, फिर उसके बाद डाउट ना, इतने लंबे लंबे डाउट यहाँ क्लियर हो ही नहीं पाएंगे, ठीक है। क्लास के बाद में टाइम दूंगा ना, उसमें नोट कर लेना, उसमें पूछना प्लीज, है नहीं, उसके बाद आपकी क्वेरीज को ट्राई करूंगा, है ना। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, रुको, ये कोशिश करेंगे कि ये जो है सोर्स, सॉरी सोर्स नहीं, ये तो सोर्स है टेस्ट, ये जो टेस्टर हो वो एज मच एज पॉसिबल छोटा हो सोर्स के कंपैरिजन में। और ये कंपास निडल इज जस्ट अ मैग्नेट, कंपास निडल भी मैग्नेट ही होती है, कोई अलग नहीं होती कंपास निडल, वो मैग्नेट ही होती है। उसमें भी साउथ पोल नॉर्थ पोल होते हैं, बस सस्ती मैग्नेट, छोटी, मतलब मैग्नेट में जो राजपाल यादव होते हैं ना, छोटा भीम, ये बड़ा भीम, ये छोटा, इसका रीजन भी बताऊंगा। अच्छा एक बात बताओ, घड़ी वाला जब सेल खराब हो जाता है, घड़ी वाला, आप जाते हो कि भाई घड़ी चेक कर लो, तो सबसे पहले वो घड़ी में सेल चेक करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं घड़ी का सेल खराब हो गया,
तो घड़ी का सेल चेक करने के लिए वो एक एलईडी लगाता है। यदि एलईडी बढ़िया से जल रही है तो वो समझ जाता है प्रॉब्लम सेल में नहीं है, घड़ी के किसी और कंपोनेंट में। देखना किसी ने देखा हो तो। और यदि घड़ी का सेल ही नहीं जल रहा, सेल से लेके एलईडी लगाई उसने और एलईडी ही नहीं जल रही, तो वो समझ जाता है प्रॉब्लम क्या देखूं, सेल ही खराब हो गया, दूसरा सेल डाल देता है। तो पहले वो सेल को चेक करता है। अब मुझे बताना, उस सेल को चेक करने के लिए एलईडी चेक करता है ना, वो हेलोजन क्यों नहीं लगा के चेक करता, बताना। वो जो छोटा सा बटन सेल होता है उससे एलईडी चला के चेक करता है कि एलईडी जली नहीं जली। हेलोजन क्यों नहीं चला लेता? या एसी का तार लगा लेते हैं, एसी का तार, एसी उड़ जाएगा उससे तो इसका मतलब सेल में दम है। एसी नहीं उठा तो सेल में दम नहीं है। उसने पहला सेल लगाया, एसी नहीं उठाया, अरे दूसरा लगाया, यार एसी तो मेरे सारे सेल खराब हो गए, तो क्या कमी है इसमें? हालांकि जो सोर्स है उसके सामने तुमने जिसे टेस्ट कर रहे हो उसकी तो औकात बढ़ा दी। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? तुम्हें जिसका फील्ड सूंघना है तो सूंघने वाला छोटा होना चाहिए। एलईडी होती है मामूली सी, आई थिंक समझ गए होगे, है ना। इसलिए जो सोर्स तो तगड़ा होना चाहिए। चलो तगड़ा नहीं है कोई बात नहीं, टेस्टर तो छोटा ले सकते हो ना। अच्छा एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो इस कमरे में अगरबत्ती जल रही है, क्लास में कोई बंदा आया, क्लास में घुसते ही सूंघ के कि सर कमरे में अगरबत्ती जल रही है, वेरी गुड, वेल एंड गुड, ठीक है, समझ में आ गया। कमरे में घुसते ही उसकी नाक ने बता दिया अगरबत्ती की खुशबू है, वो अगरबत्ती के फील्ड में आ गया है। कमरे में घुसते ही अगरबत्ती की फील्ड में आ गया क्योंकि खुशबू उसके नाक में घुस गई, बता दी अगरबत्ती दिखे या ना दिखे। अब इमेजिन करो अगरबत्ती जल रही है कमरे में, उसे कमरे में घुसने से पहले उसने बढ़िया सा तो बाथ लिया, नहाया, ढंग से नहाया, है ना, डियो वाले साबुन से नहा रहा है, ठेंटन है नहीं, खुशबू वाला शैम्पू लगा रहा है, ठेंटन है, ढंग से नहा के फिर नहाने के बाद ठीक है बढ़िया से उसने डियो फिर लगाया, चेबा तेल कम भी लगा रहा है ना, खुशबू वाला तेल लगा रहा है, आंसू आ रहे हैं, रुक नहीं रहे खुशबू की वजह से, कपड़े पहन लिए, इत्र लगा लिया, हाथ में गजरा लेके 2-4 फूल माला पहन के इस कमरे में घुसता है। अब आप बताइए, अब यदि इस बंदा कमरे में घुसेगा तो क्या वो अगरबत्ती की खुशबू सूंघ पाएगा जितना इजीली पहला वाला बंदा कि हाँ अगरबत्ती की फील्ड में आ गया हूं? क्या दूसरा वाला बंदा सूंघ पाएगा कि मैं अगरबत्ती की फील्ड में आ गया हूं? नहीं। इसीलिए जो सूंघने वाला हो हम उससे ये रिक्वेस्ट करते हैं, भाई तू फ्री हो जा पहले बाकी खुशबुओं से, ठीक है, उसका खुद का फील्ड ना हो। हालांकि यहां पॉसिबल नहीं है, मैग्नेट का होगा, थोड़ा बहुत होगा, इसका भी खुद का भी होगा, लेकिन नेग्लिजिबल होगा, इसका नेग्लिजिबल होगा। इसलिए सोर्स के सामने टेस्टर वीक होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मेजरमेंट आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं बता दूंगा वक्त आने पे बता दूंगा। अभी मैं आज का जो टॉपिक है, अगले लेक्चर चालू करते हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसे चालू करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट मीटिंग आते हैं। तो चलिए, तो मुझे यहां ना पता है मैं ग्रेविटेशन फील्ड पढ़ाता भी नहीं क्योंकि आपके एकेडमिक में ज्यादा डिटेल में है ही नहीं, लेकिन बेटा फिर यहाँ एक वर्ड जो आज आपने नया सीखा है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वो कैसे सीख पाते? इस बहाने आपने इनफाइनाइट डिस्टेंस फिजिक्स में सीखी तो सही, और इससे दोस्ती करोगे तब 12 से दोस्ती होगी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड हम सीख चुके हैं। अब आते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो आज का मेन टॉपिक था, मुद्दा था, जो अब आ रहा है इतनी देर में, अभी तक ठीक है। देखिए, स्प्रिंग की वजह से एनर्जी हो तो इलास्टिसिटी की वजह से हो तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और जहां ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वॉल्व, मतलब जैसी फोर्स इन्वॉल्व हो, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स इन्वॉल्व है, एक और चीज जैसी कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व हो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है तो ये बात तो समझ जाना कंजर्वेटिव फोर्स ही होनी चाहिए। तो यदि इलेक्ट्रिक फोर्स आ रही है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नाम रख देते हैं, यदि इलास्टिक फोर्स इन्वॉल्व हो रही है तो हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नाम रख देते हैं। तो बताइए कौन सी फोर्स इन्वॉल्व होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वॉल्व होने वाली है, तो उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। अब आ जाइए, एक बॉडी यहां रखी हुई है, पता ना, सपोज करो एक बॉडी ये रखी हुई है, एक मिनट, ये वाली चौक, हाँ, एक बॉडी ये रखी हुई है और एक बॉडी यहां रखी हुई है फाइनाइट डिस्टेंस पे। व्हाट आई सेड? फाइनाइट डिस्टेंस, मतलब इसका मतलब दोनों एक दूसरे की ग्रेविटेशनल रेंज में है, दोनों एक दूसरे की ग्रेविटेशनल रेंज में। तो क्या लगता है, पहले तो आप ये फील करिए, मैंने सब कुछ क्लियर, क्या इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी है या नहीं है? बताइए। यदि ये दो ब्लॉक, दो मास बॉडी ऐसे रखी हुई हैं, तो पहले आप ये फील करना तो सीखिए, ये डिसाइड तो करिए कि इस अरेंजमेंट में, इस कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल एनर्जी है भी या नहीं है। ये दोनों पास पास रखे हुए हैं,
एक दूसरे की रेंज में रखे हैं। भूमिका कह रही है नहीं है, ठीक है, भूमिका 2 कह रही है। और बोलो बेटा, जल्दी से अपनी राय दीजिए। भूमिका फर्स्ट भी कह रही है नहीं है, शिवेश कह रहा है 0, दिया कह रही है यस। कोई नहीं, अपने अपने विचार रखिए। चलिए, पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब बताया था पहले तो, यानी इतना बड़ा मैथ पढ़ाने से पहले पहले ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं हो पा रहा अभी बेटा। ग्रेविटेशनल सॉरी कोई भी पोटेंशियल एनर्जी में क्या चीज होती है कि मैं हाथ छोड़ू और चीजें काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, मैं हाथ छोड़ू और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। अभी अभी मैंने क्या बोला कि ये दो बॉडी है, एक दूसरे की रेंज में रखी हुई है, तो ये इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा, ये इसको लगा रहा होगा। मैंने इमेजिन करो मैंने पकड़ रखा होगा तभी तो रुके हुए, कहीं मैंने हाथ छोड़ दिया तो ये दोनों एक दूसरे की ओर भगेंगे नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। सोचिए, समझिए और अब जवाब दीजिए। क्या इस सिस्टम, एक मिनट फिर से खेलते हैं, मैंने तो हिंट दी अभी। अब इस नजरिए से सोचिए, क्या इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी है या नहीं है? दिखने लगेगी नहीं? इस सिस्टम में, इस अरेंजमेंट में पोटेंशियल एनर्जी है या नहीं? अच्छा एक मिनट, ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये मैंने इसमें बताई थी पहले, साउथ पोल नॉर्थ पोल। मैंने इन दोनों मैग्नेट को पकड़ रखा है फड़फड़ाहट होती है इनमें। क्या लगता है इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी है या नहीं है? जल्दी बताओ। इस सिस्टम में मैंने इसे भी पकड़ रखा है, इसे भी पकड़ रखा है, बस फिर हाथ छोड़ूंगा, लेकिन आप खुद गैस करना है, आपको खुद जज करना है। क्या इस अरेंजमेंट में, इस कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि ये इसको और ये इसको खींचने की तैयारी में लगा हुआ है। जैसे ही हाथ छोड़ूंगा तो दोनों की अट्रैक्शन एक दूसरे की ओर, दोनों एक दूसरे की ओर भगेंगे ना। और मैंने पोटेंशियल एनर्जी पहचानने का कितना आसान तरीका बताया कि आपके हाथ हटाने के बाद, आपके एक्सटर्नल फोर्स हटाने के बाद यदि सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी आने लगी बिना कुछ करे ही, भैया आपने तो बस हाथ हटाया है, बिना कुछ करे काइनेटिक एनर्जी आने लगी, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी आने से पहले वो पोटेंशियल एनर्जी थी। तो अब बताइए, क्या इस अरेंजमेंट में पोटेंशियल एनर्जी है या नहीं है इस समय? जल्दी बोलो, पहले ये पहचानना सीखो। है? तो यदि इसमें है तो इसके साथ सौतेलापन क्यों? यदि इस अरेंजमेंट में है, बताना, मैंने ये तो पढ़ाया ही था जब वर्क एनर्जी पावर। अच्छा ये बताओ, ये रहा चार्ज प्लस क्यू, ये भी पढ़ाया था, और ये रहा प्लस क्यू, दोनों एक दूसरे की रेंज में रखे हुए हैं। बार बार रेंज क्यों बोल रहा हूं? इनफाइनाइट डिस्टेंस होगी तो वाकई इनमें कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि सपोज करो मैं इसे और दूर रख दूं, इमेजिन करो ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, इनफाइनाइट, तो ये इसका कुछ नहीं कर पा रहा, ये इसका कुछ नहीं कर पा रहा, तो इसमें नहीं है पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन इसको खिसका के यहां ले आऊं मैं, तो बताना क्या इस अरेंजमेंट में पोटेंशियल एनर्जी है या नहीं है? बोलो 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 बोलो, क्या इस अरेंजमेंट में पोटेंशियल एनर्जी है ना? जब इसमें है तो इसमें क्यों नहीं? तो इसमें भी है। तो इस समय जो पोटेंशियल एनर्जी है, इस समय हम इस पोटेंशियल एनर्जी को नाम देंगे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि मैग्नेट इन्वॉल्व थी, मैग्नेटिक फोर्स इन्वॉल्व थी। इस पोटेंशियल एनर्जी को नाम देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वॉल्व था। और इसे बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। होप कि आप पहले तो ये समझ में आ गया, द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब एक और चीज बताना, यदि मैं ऐसे छोड़ दूंगा तो ये इधर भगेगा, ये इधर भगेगा, तो इसका मतलब समझिए कि ये जब पास पास आ रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। बेटा फोर्स और एक्सेलरेट होंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो ऐसे करने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो मैं बता चुका हूं ना कि काइनेटिक एनर्जी यदि बढ़ रही है तो ध्यान रखना पोटेंशियल एनर्जी फिर घटेगी। ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा कि यानी ये ऊपर वाले सीन में जैसे ही मैं हाथ छोड़ूंगा तो ये आगे की ओर भगेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी ना, एकदम से बढ़ने लगेगी, तेज होने लग जाएंगे, और तेज हो जाएंगे, और तेज और तेज। तो बताइए काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी घट रही है। तो यानी अब जब ये पास आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, जितना पास आएंगे पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। इसमें इस कॉन्फ़िगरेशन में उल्टा होगा। बताना, मैंने पकड़ रखा है इसमें, दोनों प्लस लिए, इसमें मैंने अट्रैक्शन दिखाया, इसमें रिपल्सन दिखा रहा हूं। अब बताइए यदि मैं इसमें हाथ छोड़ दूं तो क्या होगा? ये इधर भगेंगे, इसमें ये इधर भगेंगे, तो इधर भगेंगे, इधर काइनेटिक एनर्जी क्या कहते हैं बढ़ेगी, इधर की ओर जाने में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो ऐसे जाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो ऐसे जाने पे पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। फिजिक्स तो यहां पर भी वही है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लग जाएगी जैसे हाथ छोड़ूंगा, और पोटेंशियल एनर्जी घटने लग जाएगी। ये तो सेम है। लेकिन आप ये देखिए, यहाँ
पास आने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, यहां दूर जाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। समझ रहे हो? तो यहां पास आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। तो अब आप बताइए, मैंने एक हिंट ये दे दी, एक हिंट ये दे दी, इन दोनों से हिंट लेके मुझे ये बताइए कि जब ये पास आएंगे, क्योंकि हमें पढ़ना तो ये सीन है ना, तो पास आने पर अरे चल जा चौक, पास जैसे जैसे आएंगे, पास आने पर पोटेंशियल एनर्जी पे कौन सा सिंबल लगाऊं? ये वाला सिंबल कि बढ़ेगी या घटेगी, पहला वाला या दूसरा वाला बता। ये लॉजिक मैंने आपको दोनों दे दिए। जी हाँ डिक्रीज, हाँ जी हाँ डिक्रीज होगी। इस वाले सिनारियो में इस जैसा सीन होगा, क्योंकि जैसे हाथ छोड़ूंगा, जैसे ही हाथ छोड़ूंगा तो ये ऐसे भगेंगे, ऐसे भगेंगे तो ऐसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ऐसे बढ़ेगी तो ऐसे घटेगी पोटेंशियल एनर्जी। ये बस सिंपल है फिजिक्स, इतनी कठिन भी नहीं है फिजिक्स। अब मुद्दा ये आता है कि हमें बढ़ना घटना समझ में आ गया, तो लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? क्या है फॉर्मूला? जैसे इसका भी कुछ फॉर्मूला 12th में पढ़ोगे, इसका भी कुछ पढ़ोगे। फिर इस सिचुएशन का फॉर्मूला क्या है? जैसे किसी का mgh होता है, किसी का हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका भी तो कुछ होगा। अच्छा हाँ, एक और चीज ये तो मैं बताना भूल ही गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लाइट और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्रो है ये, क्योंकि जब आपने ये U इक्वल टू mgh पढ़ा था ना, इसका भी नाम तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था, याद करो। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लाइट है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्रो है। क्यों? क्योंकि सुनिए, ये पता है फॉर्मूला वैलिड, आइए आज इसकी वैलिडिटी बताता हूं, उस समय नहीं बताई थी। पता है ये डेरिवेशन कैसे किया था आपने? बताऊं कैसे किया था? कि एक ब्लॉक जमीन पर था, इसको उठा दिया, वर्क डन कैलकुलेट करो। वर्क डन के लिए आपने एफएस जो भी था एफएस लगा दिया था, मैं पूरा नहीं बोल रहा हूं, लगाया था ना, कि वर्क डन इन उठाइंग द ब्लॉक, है ना, वर्क डन इन रेजिंग द ब्लॉक, यही किया था ना। ऐसी टॉपिक से ना फिजिक्स अच्छी लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है, रटनी कम पड़ती है। तो एफ की जगह क्या रखा था आपने? एफ की जगह रखा था mg और एस की जगह रख दिया था h, बन गया फॉर्मूला mgh, है ना। लेकिन पहले तो मुझे बताइए ये फॉर्मूला क्यों लगाया? ये फॉर्मूला तो तब लगता है ना जब फोर्स कांस्टेंट हो। भैया ये फॉर्मूला क्यों लगाया? ये फॉर्मूला थोड़ी नहीं असली, ये तो नकली फॉर्मूला है। तो नकली फॉर्मूला खा के, भाई नकली फॉर्मूले से फिर जो पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी वो प्रो तो नहीं हो सकती ना, वो तो लाइट ही होगी। नकली क्यों था, या फिर मतलब लगा क्यों नहीं था? क्योंकि जब हमने ब्लॉक को थोड़ा बहुत हाइट पे उठाते हैं, थोड़ी बहुत हाइट पे उठाते हैं, 10 मीटर 50 मीटर, कितना उठाया था आपने? 50 मीटर 20 मीटर 100 मीटर, इतना उठाया था। तो उतनी तक हम ये मान सकते हैं कि ये जो जी इन्वॉल्व था, ये वाला जो जी इन्वॉल्व था, ये बदला नहीं होगा। जैसे आपने 50 मीटर या 20 मीटर उठा दी, तो हम ये मान सकते हैं ना जी नहीं चेंज हुआ होगा, 9.8 9.8 9.8, यहां से यहां तक हर पॉइंट में 9.8। लेकिन यदि ये अर्थ का टकला है, अर्थ है, और आप किसी ब्लॉक को ऐसे उठाए जा रहे हो, अब सिनारियो चेंज हो गया। आप सोचो, पहले ये अर्थ की सरफेस थी और आप उठा रहे थे 10 मीटर 20 मीटर 50 मीटर उठा रहे हो आप, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो ग्रेविटी इन्वॉल्व हुई वो बदली नहीं, और ये बदली नहीं तो फोर्स कांस्टेंट रही, और कांस्टेंट थी तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला आप काम चला सकते हो। लेकिन अब आप एक अच्छी खासी हाइट पे उठाने लग जाओ, तो अच्छी खासी हाइट पे, तो बेटा क्या उम्मीद करते हो कि जो जी यहां होगा वही जी यहां होगा? कल ही तो टॉपिक पढ़ के चुके हैं, यहां यदि जी की वैल्यू जी है तो यहाँ जी डैश हो जाएगी, यहाँ जी डबल डैश हो जाएगी, यहाँ जी ट्रिपल डैश हो जाएगी। कुछ फील आया? अब तो तुम चाह के भी ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि अब इसे उठाने में ये जो फोर्स इन्वॉल्व हुई वो कांस्टेंट नहीं थी। कैसी हो गई ये फोर्स? वेरिएबल। तो अब ये नहीं लगेगा, अब तो इंटीग्रेशन के लिए तैयार हो जाओ। तो बस इतना ही अंतर है इसमें और इसमें, सिर्फ इतना ही अंतर है। क्या अंतर आया? कितने लोग, शुभम को तो आ गया, कितने लोगों को समझ में आ गया कि इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या अंतर आ गया? एक से स्कोर आ गया समझ में, कि नाम तो वही है, क्योंकि इन्वॉल्व तो इसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स थी, भूमिका को भी आ गया, नाम तो वही रखना पड़ेगा ना हमें, नाम तो, हाँ निकिता को भी आ गया, वेरी गुड, कि भाई यहां थोड़ी बहुत हाइट में उठा लिया। तो कल पढ़ा था कि छोटी मोटी सुहानी हर्ष को भी आ गया, ठीक है, क्योंकि मेरे नाम आप बोलने पड़ेंगे, भूमिका 2 को भी हो गया, ठीक।
नाम तो क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वॉल्व थी, तो बोलना तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलना पड़ेगा। तो इसीलिए ये पोटेंशियल एनर्जी लाइट की पोटेंशियल एनर्जी प्रो आ रही है। अब आप समझ गए होगे कि कब कहां लगाना है, कौन सा लगाना है। छोटी मोटी हाइट पे ये लगा लेना है ना, जब बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस हो, अच्छी खासी जान लगे कि जी का कोई, जी तो धोखा दे गया कि जी का तो कोई कमिटमेंट ही नहीं रहा, तब हम ये लगाएंगे जो अब आएगा। लेकिन है क्या फॉर्मूला, मुझे लगता है आज की क्लास में डेरिवेशन पता नहीं हो भी पाएगा कि नहीं, तो मैं आपको फॉर्मूला तो डिस्क्लोज कर ही देता हूं। आया कैसे, कल बात कर लूंगा, कोई नहीं है नहीं, क्योंकि मुझे नहीं उम्मीद थी कि इतनी क्लास लंबी हो जाएगी। हाँ तो चलिए, तो पहले चलो कोई नहीं, मुझे खुशी हो रही है कि मैंने फंडामेंटल तो बता दिए। तो यदि इस ब्लॉक का मास m1 है और इस ब्लॉक का मास m2 है, इस ब्लॉक कह रहा हूं या बॉडी का मास, और इनके बीच की डिस्टेंस r है, तो इनके बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है वो आता है -G(m1m2)/r। यानी आपकी 11th में तीसरी बार पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। एक बार mgh आया था, समझ जाओ वो कब लगाना है, एक बार ½ ये कब लगाना है, और एक बार ये आ गया G(m1m2)/r, लेकिन ये माइनस का है। अब आप समझदार हो, ठीक है, ऐसे आते रहेंगे, ये लिस्ट तो अभी रुकेगी नहीं, बढ़ती जाएगी। एक बार और आने वाली है पोटेंशियल एनर्जी 11th में एक बार और आने वाली है, ठीक है। ओ सॉरी, 2 बार आने वाली है, मैं भूल गया, सॉरी 2 बार और आने वाली है। एक बार आएगी इलास्टिसिटी में, जब हम इलास्टिसिटी पढ़ेंगे अगली बुक से, नहीं, और एक बार आएगी ऑसिलेशन में, एसएचएम में। तो ये कब, जैसे हर बार वॉल्यूम के फॉर्मूले बदल जाते हैं ना, कभी 4/3πr3, कभी L3, कभी LBH, क्यों बदल जाते हैं फॉर्मूले वॉल्यूम के? अरे जब शेप अलग अलग तो वॉल्यूम अलग अलग, तो सिचुएशन अलग अलग तो पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग, तो आपको दुश्मन देख के ही वो लगाना है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको डेरिवेशन तो आज नहीं करा पाऊंगा, मुझे लग गए आसान लग गए, कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज ये फंडामेंटल मत भूल जाना कल की मुझे दोबारा मेहनत करनी पड़ जाए। मैं आपको एक चीज बताता हूं जो कॉम्पिटिशन लेवल में अच्छे सवालों में काम आ जाती है, पता है, पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में ये रिलेशन होता है। यदि आप यहाँ आर लिख रहे हो तो यहाँ आर लिख लेना, एक्स लिख रहे हो इस डिस्टेंस को, मतलब ठीक है, तो एक्स लिख लेना है। ये रिलेशन होता है फोर्स, पर ये कंजर्वेटिव फोर्स होनी चाहिए। ये रिलेशन होता है फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में। तो एक बार ये चेक करा सकता हूं मैं कि फोर्स इक्वल टू -du/dx या -du/dr, यहां जो यूज कर रहे हो, आर यूज कर रहे हो तो आर लिख लेना। चेक कराता हूं आपको, एक चीज चेक कराता हूं, एक एम चेकिंग कराता हूं, बताना। मैं सोच रहा हूं गलत, हाँ चलिए RHS लेते हैं, RHS लेते हैं ना, -d/dr और u है ना, यही तो है ना। u का फॉर्मूला मैंने आज के लिए तो रटा ही दिया है, उधार रहा, अगली क्लास कल बता दूंगा। u की जगह क्या रख दूं, -G(m1m2)/r। ओके, कुछ मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है चलो कोई नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, G(m1m2) बाहर आ जाएगा, ठीक है, r की पावर -1 हो गया, ये सॉरी d/dr r की पावर -1। देखना पहले, यहां तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो गया, G(m1m2) बाहर आ गया, क्योंकि डिफरेंशिएशन में ये थोड़ी नहीं चेंज होंगे G(m1m2) r। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलो, G(m1m2), बताइए, पावर बाहर आ जाएगी -1 और एक पावर कम कर दीजिए, एक पावर कम कर दीजिए, तो बताइए क्या आ रहा है ये, G(m1m2) -1/r², तो G(m1m2)/r²। हालांकि इसमें माइनस साइन, एक कंसेप्ट और है, वो भी आ गया इसमें, बताना ये फोर्स होती है कि नहीं होती। अब हालांकि माइनस एक्स्ट्रा आ गया, वो अट्रैक्टिव फोर्स को शो करती है। जब हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं ना, तो अट्रैक्टिव फोर्स में फोर्स माइनस आती है, अट्रैक्टिव फोर्स हो तो वो हमेशा नेगेटिव ही आती है। लेकिन हाँ, एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, यदि ये समझ में नहीं आया तो चूल्हे में जाने देना। हमने बस ये देखा कि पोटेंशियल एनर्जी को जब आपने डिफरेंशिएशन मारा तो फोर्स आ रही है, ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला तब है जब कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो कोई बात नहीं, पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन कल करेंगे, लेकिन जहां छोड़ा है वहीं कंटिन्यू करना है हमें। कल मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, सीधे डेरिवेशन, ये फॉर्मूला कहां से टपका है, ठीक है। ओके बेटा, गुड नाइट।